you in your geography classes, and I hope all you are safe at your home and take all the precautions to avoid COVID-19. So today we are going to start the new chapter, that is secondary activities. In our previous videos we read about the primary activities and what is economic activities. Economic activities are those activities which are performed for payment to get profit and for market purpose. Economic activity we already read about the primary activity, and today we will read about the secondary activity. As you know, secondary activity is also known as मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. प्रोसेसिंग होती है गुड्स की, एक रॉ मटेरियल से आप उसको एक फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं. ये सारी प्रोसेस है, ये सेकेंडरी एक्टिविटी में इंक्लूड है. सो यूएनओ ने मैन्युफैक्चरिंग के लिए डेफिनेशन दी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जिसे हिंदी में विनिर्माण कहा जाता है. सो मैन्युफैक्चरिंग मतलब मैन्युफैक्चरिंग क्या है? बायोटिक और अबायोटिक मटेरियल को आप कन्वर्ट करते हैं केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू, मशीन्स के थ्रू या केमिकल्स के थ्रू. आपने बायोटिक और अबायोटिक रिसोर्सेज हैं उनका फॉर्मेशन चेंज कर दिया, उनको कुछ और, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कुछ और फिनिश गुड्स में आपने कर दी. दैट इज द मैन्युफैक्चरिंग. द डेफिनेशन इज गिवन बाय द यूएनओ. सो सेकेंडरी एक्टिविटी को हम सिनोनिम उसका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बोलते हैं कि किसी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, किसी गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे. सो सेकेंडरी एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग वर्क, प्रोसेसिंग, रॉ मटेरियल का चेंज होना, एंड कंस्ट्रक्शन वर्क. कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम, जो सीमेंट है उससे घर बन रहा है, दैट इज इंक्लूडिंग द सेकेंडरी सेक्टर, क्योंकि कंस्ट्रक्ट हो रहा है, कोई मटेरियल है, अब वो सीमेंट है, वो एज अ आपको घर में लगी हुई मिलेगी. Construction is also in the secondary activity. So in this chapter we are going to read about the manufacturing industries in detail. Secondary activity is related to the production. Production होता है, किस चीज़ का प्रोडक्शन होता है? हैंडीक्राफ्ट्स. आप हाथ से कोई सामान बना रहे हैं, बास्केट बना रहे हैं या फर्नीचर बना रहे हैं वुड से, दैट इज प्रोडक्शन. प्रोडक्शन हो रहा है, एक फर्नीचर बन रहा है, पहले आपके पास में वुड थी, अब आपके पास में फर्नीचर है. फ्रॉम आयरन एंड स्टील. आयरन एंड स्टील क्योंकि मिनरल्स हैं और इनको मिनरल्स को एक आप स्क्रैप फॉर्म में या उसके बाद में आपने आयरन शीट बना दिया या आयरन मशीन बन गई है आयरन एंड स्टील से, तो बहुत सारी चीज़ें बनती है. यानी जो आयरन एंड स्टील है उनका प्रोडक्शन हो रहा है या उनसे बनी हुई चीज़ों का प्रोडक्शन हो रहा है. एंड असेंबलिंग ऑफ डेलिकेट कंप्यूटर कॉम्पोनेंट. बहुत ही डेलिकेट, बहुत ही नाजुक कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं जिसे हम हार्डवेयर बोलते हैं, उसको असेंबल करना. तो हमने एक प्रोडक्शन कर दिया, एक कंप्यूटर बना दिया, एक कीबोर्ड बना दिया, एक माउस बना दिया, दैट इज द प्रोडक्शन. यहाँ पर भी प्रोडक्शन हुआ है. सो मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग एंड कंस्ट्रक्शन इज ऑल रिलेटेड टू द प्रोडक्शन. यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है एक न्यू थिंग का. सो दीज एक्टिविटीज आर इंक्लूडिंग सेकेंडरी एक्टिविटीज. नाउ वी विल रीड अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न फार्मिंग. मॉडर्न फार्मिंग की कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, so we will discuss here. So first characteristic is specialization of skill. जो भी एक लेबर की स्किल है उसमें एक स्पेशलाइजेशन आ जाता है. क्यों आता है? क्योंकि एक टास्क को बार बार रिपीट करा जा रहा है, उसकी वजह से स्पेशलाइजेशन आता है. कोई भी प्रोडक्ट बनाने के प्रोसेस में एक लेबर, एक वर्कर एक टास्क को बार बार कर रहा है, दैट्स वाई वो जो स्किल है उसमें स्पेशलाइजेशन आ गया. मतलब उस पर्टिकुलर वर्क के लिए वो लेबर फिट है क्योंकि वो बार बार उसी वर्क को रिपीट कर रहा है. हाई कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. जो मैन्युफैक्चरिंग है उसकी कॉस्ट हाई है क्योंकि एक लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन हो रहा है, बहुत सारे लेबर उसमें लगे हुए हैं, और जो प्रोडक्ट है उसमें क्योंकि हाई कॉस्ट है मैन्युफैक्चरिंग की, तो जो प्रोडक्ट है उसकी भी जो कॉस्ट है वो हाई होगी. तो इतने सारे प्रोसेसेस से क्रॉस होता है कोई भी प्रोडक्ट बनने से पहले, इसलिए उसकी कॉस्ट होती है वो एक इतनी रखी जाती है कि जो प्रॉफिट, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको प्रॉफिट हो. ईच वर्कर्स परफॉर्मिंग वन टास्क. एक टास्क हर वर्कर को दिया जाता है, अपना अपना काम होता है और उसी को वो रिपीट करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो स्किल है उसमें स्पेशलाइजेशन आ जाता है. एंड मेथड ऑफ प्रोडक्शन. प्रोडक्शन को किस मेथड से किया जा रहा है? एक प्रोडक्शन होता है क्राफ्ट, जैसे आप हैंडीक्राफ्ट, हाथ से कोई भी आप कारपेट बना रहे हैं या समथिंग, कोई भी आर्टिफैक्ट आपने बनाया है,
वहां पर जो प्रोडक्शन होगा वो लार्ज स्केल पर नहीं होता, वो लिमिटेड स्केल पर होता है। ऑन द अदर हैंड, जो लार्ज क्वांटिटी का जब हम प्रोडक्शन करते हैं उसे हम मास प्रोडक्शन कहते हैं। मास प्रोडक्शन में लार्ज क्वांटिटी का प्रोडक्शन किया जाता है, या बल्क प्रोडक्शन मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं वो एक साथ बन रहे हैं बड़ी बड़ी मशीन यूज करके, ये मेथड ऑफ प्रोडक्शन है। एंड जो क्राफ्ट्स हैं उसमें लिमिटेड प्रोडक्ट्स बनते हैं और ये लार्ज स्केल पर नहीं होते हैं। Next characteristics of modern manufacturing is mechanization. Mechanization means uses of machine. Use automated process without human thinking. अब मशीन एक बार में जब बना दी जाती है तो मशीन है वो अपना जो प्रोसेस है उसका, उस प्रोसीजर को फॉलो करके कोई भी प्रोडक्ट बनाना या किसी प्रोडक्ट के कोई बॉटल बन रही है सॉस की, उनके ऊपर कैप लगानी है तो वो मशीन खुद लगाएगी, उसमें ह्यूमन थिंकिंग नहीं है। मतलब ह्यूमन ने एक बार ऑपरेट कर दिया, उसका जो बटन है वो ऑन कर दिया, उसके बाद में मशीन ऑटोमेटिकली वर्क कर रही है, वहां पर ह्यूमन एफर्ट नहीं है, मीन्स मशीन का काम है। ऐसा नहीं है कि मशीन को रन करने के लिए ह्यूमन बीइंग की जरूरत नहीं है, ह्यूमन बीइंग की जरूरत है, लेकिन जो पर्टिकुलर टास्क है जिसके लिए मशीन बनी है उस टास्क को वो मशीन ही करेगी, उसमें ह्यूमन बीइंग का कोई भी रोल नहीं है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग। हम मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं। अगर हम एशियन टाइम की बात करें जब इंडस्ट्री सेटअप हुई थी तो मोस्ट ऑफ द वर्क है वो हैंड से होता था, वहां पर मशीन्स है वो काफी बाद में आई है। जो मशीन्स हैं वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, मेटल इंडस्ट्री, वहां पर काफी बाद में आई है, पहले हाथों से वर्क होता था एंड वहां पर मशीन्स का मेजर रोल नहीं था, इसलिए प्रोडक्शन भी बहुत लिमिटेड होता था। लेकिन बाद में मैकेनाइजेशन हुआ, मोस्ट ऑफ द वर्क है वो मशीन्स करती हैं, लेबर की भी जरूरत होती है मशीन्स को रन करने के लिए, और बहुत सारे वर्क ऐसे भी होते हैं जिनकी मशीन्स नहीं है जो लेबर काम करते हैं। सो ऑटोमेटेड जो मशीन है दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग, मतलब ज्यादातर वर्क है वो मशीन से हो रहा है। एंड दिस पॉइंट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इज ऑल्सो रिलेटेड टू द मैकेनाइजेशन। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन मीन्स न्यू टेक्निक्स सर्च करना, न्यू मशीन सर्च करना, मतलब कोई किसी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है वहां पर आप एक मशीन यूज कर रहे हैं और थोड़ा काम है वो लेबर कर रहे हैं, लेकिन ऐसी न्यू टेक्नोलॉजी आएगी कि सारा का सारा वर्क है वो मशीन करेगी, उसमें ह्यूमन बीइंग है उसका एफर्ट है वो कम हो जाएगा। तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन मींस मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग में ऐसी टेक्निक्स यूज की जाती है जो लेटेस्ट होती हैं, चाहे फिर वो दूसरी कंट्री से वो टेक्नोलॉजी शिफ्ट होकर के आए, हमारे कंट्री के पास में नहीं है वो टेक्नोलॉजी या मशीन, चाहे हमें दूसरी कंट्री से वो मिली है, उनके साथ में कोलैबोरेशन हुआ था तो वहां से न्यू टेक्नोलॉजी आई, एडवांस टेक्नोलॉजी, उसको हम कॉपी करेंगे मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग में। इनोवेशंस एंश्योर क्वालिटी, और ये जो इनोवेशन है इनमें ये देखा जाएगा कि जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी बनी रहे, मतलब जैसा क्वालिटी आप चाह रहे हैं प्रोडक्ट की वैसी क्वालिटी बनी रहे, चाहे आप फिर कितनी मशीन का या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करिए। एलिमिनेट वेस्ट, ऐसी टेक्निक्स लाई जाती है जिससे कि जो वेस्ट है वो कम से कम, आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका जो वेस्ट बच रहा है तो ऐसी टेक्निक लाई जाएगी कि वेस्ट है उसको भी किसी तरह से यूटिलाइज किया जाए और पॉल्यूशन ना फैले, पॉल्यूशन कम से कम हो। मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग में ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करी जाती है जिससे पॉल्यूशन कम से कम हो, या वेस्ट है उनको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज किया जाए, या वेस्ट है वो एलिमिनेट मतलब बहुत कम बचे, वेस्ट प्रोडक्ट है उसको भी यूटिलाइज किया जाए, एंड जो क्वालिटी प्रोडक्ट आप देना चाह रहे हैं वो क्वालिटी प्रोडक्ट भी बने। वास्ट कैपिटल इज आल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि बताया गया था मैन्युफैक्चरिंग वर्क है वो एक लार्ज स्केल पर हो रहा है, तो जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो भी लार्ज स्केल पर होगा, मतलब बहुत सारा पैसा लगाया गया है, चाहे वो मशीन में हो, चाहे लेबर्स हायर कर रखे हो, चाहे आपने रॉ मटेरियल परचेज करना है, उसके लिए वास्ट कैपिटल की जरूरत होती है। मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग में लार्ज प्रोडक्शन है, ज्यादा मशीन्स का यूज हो रहा है, ज्यादा लेबर्स का यूज हो रहा है एंड ज्यादा रॉ मटेरियल चाहिए, सो देयर इज अ नीड ऑफ वास्ट कैपिटल, मतलब बहुत ज्यादा कैपिटल है वो चाहिएगी, जिसे हम कहते हैं कि मनी इन हैंड होना चाहिए, या आपके पास में बहुत सारा पैसा होना चाहिए, तभी आप मैन्युफैक्चरिंग वर्क स्टार्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटिफिकेशन, मींस ये जो प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग की ये इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मतलब एक और स्ट्रेटिफिकेशन मींस एक प्लानिंग के साथ में डिवीजन करके उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग वर्क होता है। ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अगर चीजों को मैनेज नहीं करा गया, तो मैनेज डिफरेंट तरीके से किया जाता है, जैसे कॉम्प्लेक्स मशीन्स टेक्नोलॉजी,
तो सबसे पहले जो मशीन्स टेक्नोलॉजी है उनको साइड में करके उनके लिए प्लानिंग करी जाती है, उनके लिए जो उनके हेड्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, वो काम करते हैं। एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है जो मशीन्स को देखेंगे। नेक्स्ट, एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन। जो स्पेशलाइजेशन है मतलब पहले कौन सा वर्क होगा, उसके बाद में कौन सा होगा, कितने लेबर कौन से वर्क के लिए चाहिए, ये स्पेशलाइजेशन किया जाता है। नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ लेबर। लेबर को स्पेशलाइजेशन, उनकी जो स्किल्स है उसके अकॉर्डिंग उनको प्रोडक्शन का जो वर्क है वो कराया जाता है और उनका डिवीजन कर दिया जाता है लेबर का, कि कौन लेबर है वो किस तरह से वर्क करेंगे, कितने लेबर है वो मशीन के साथ में वर्क करेंगे। सो डिवीजन ऑफ लेबर यानी कि जो लेबर्स हैं उनका डिवीजन करके उनके लिए भी प्लानिंग करी जाती है। उनके सुपरवाइजर अलग होते हैं, जैसे हम कहते हैं कि HR डिपार्टमेंट, ह्यूमन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जो हेड्स होते हैं वो लेबर को सैलरी देना टाइम पे या जो उनको लीव चाहिए उनके लिए अलग से ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है। एंड कैपिटल, और कैपिटल के मैनेजमेंट के लिए भी ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाते हैं कि कितना पैसा कहाँ यूज हो रहा है। तो ये एक स्ट्रेटेजिकल वे में काम करते हैं, मतलब एक प्लानिंग के साथ में इन चीजों का डिवीजन किया जाता है, क्योंकि अगर इनको प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं किया तो फिर जो मैन्युफैक्चरिंग वर्क है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा एंड चीजें हैं वो मैनेज नहीं हो पाएंगी। सो प्लानिंग एंड मैनेजमेंट of modern manufacturing is the main characteristic of manufacturing work. Next characteristic of manufacturing industries is uneven geographical distribution. Geographical distribution uneven है हमारे अर्थ सरफेस पर। वो रीजन जहाँ पर मिनरल मिलते हैं, जो रीजन रिच है मिनरल्स में, उनके आसपास में इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, उनका कंसंट्रेशन होता है। मतलब इंडस्ट्रीज है वो सबसे पहले रॉ मटेरियल उसको कहाँ से प्रोवाइड होगा, तो रॉ मटेरियल के जितने भी एरियाज हैं उसके आसपास में इंडस्ट्रीज सेटअप होती है। स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर वी आर talking about the secondary activities, and in secondary activity we are talking about the manufacturing industry. So because the manufacturing industry is directly related to the secondary activities are performed with the help of manufacturing industry. सेकेंडरी एक्टिविटी में ये कहा जाता है कि प्रोडक्शन अगर किसी भी चीज का हो रहा है वो है सेकेंडरी एक्टिविटी, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी प्रोडक्शन ही होता है। सो इसीलिए सेकेंडरी एक्टिविटी में जो ज्यादातर जो कॉन्सेप्ट है दे आर रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के कॉन्सेप्ट है। एंड वी ऑलरेडी रीड द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री दैट योर बुक सेकेंड एंड चैप्टर इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, उसमें हम ऑलरेडी इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ चुके हैं। सो एक बार फिर से हम रिवाइज करेंगे ताकि अच्छे से आपको लर्न हो जाए। फैक्टर अफेक्टिंग इंडस्ट्रियल लोकेशंस, उस चैप्टर में भी बताया गया था कि कोई इंडस्ट्री, किसी इंडस्ट्री के लिए आइडल लोकेशन क्या होती है, मतलब कोई भी इंडस्ट्री है वो कहां पर सेटअप होगी, किन कौन सी फैक्टर्स हैं जो उसको इफेक्ट करते हैं। सो फर्स्ट वन इज मार्केट। कोई भी इंडस्ट्री वहां पर सेटअप होगी जहां पर नियर बाय मार्केट हो। नियर बाय मतलब आसपास में मार्केट हो जहां पर आप अपने प्रोडक्ट को आसानी से सेल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज लेबर। इंडस्ट्रीज वहां पर सेटअप होती है जहां पर उनको लेस वेजेस पर लेबर मिल जाए। लेस वेजेस क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन जो कॉस्ट है वो तभी कम होगी, जितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब सामान बनाने में आपका कितना खर्चा आया है, जितना कम खर्चा आएगा उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा। तो प्रोडक्शन करने के लिए जो लेबर्स हैं वो लेस वेजेस पर अगर आपको मिल जाए, और लेस वेजेस पर कहाँ मिलेंगे, जहां लेबर्स में कंपटीशन होगा। मीन्स आपको जहां पर लेबर्स मिल रहे हैं, ऐसी जगह जहां पर लेबर्स आपको अबेंडेंस में मिल रहे हैं, तो वो कम वेजेस पर भी काम करने को रेडी हो जाएंगे। तो एक इंडस्ट्री है वो एक ऐसी लोकेशन की तलाश करती है जहां आसपास उसको आसानी से लेबर मिल सके। नेक्स्ट इज रॉ मटेरियल। ये तो कहेंगे कि बेस ही है, कोई भी इंडस्ट्री सेटअप होने से पहले हमें रॉ मटेरियल चाहिए होता है। तो सबसे पहले कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट है जिसने अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, इंडस्ट्री सेटअप करनी है, तो सबसे पहले ही इज लुकिंग फॉर द रॉ मटेरियल कि हमारे इंडस्ट्री कहाँ सेटअप होगी और रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा। अब रॉ मटेरियल को लाने के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज द मेन। रॉ मटेरियल को लाने के लिए और जो फिनिश प्रोडक्ट आपकी जो इंडस्ट्री ने बनाया उसको ले जाने के लिए मार्केट तक, तो raw material and transportation are the factor that affecting the location of an industry. Next is source of energy. machines को रन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। एंड इलेक्ट्रिसिटी कहाँ
से मिलेगी आपके इंडस्ट्री को? या तो पास में कोई मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वहां से आ रहा है, या कोई थर्मल पावर प्लांट है पास में, तो आपको आसानी से जो लेस रेट है उस पर आपको अगर मिल जाए एनर्जी, तो आप वहां पर इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं। तो सोर्स ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो अ फैक्टर अफेक्टिंग द इंडस्ट्रीज लोकेशन। नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, बैंकिंग, कॉमर्स, इंटरनेट फैसिलिटीज है वो भी वहां पर अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि आप कम्युनिकेट कर सके कि प्रोडक्शन कहाँ पर सेल करना है और कितनी क्वांटिटी में किसको चाहिए। तो कम्युनिकेशन इज मस्ट। सो कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट इज रिलेटेड टू ईच अदर, कि सामान कहाँ पर लाना है, कहाँ ले जाना है, तो कम्युनिकेशन भी जरूरी है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट पॉलिसी। एक आइडल लोकेशन इंडस्ट्री की वहां पर होती है जहां पर गवर्नमेंट खुद चाहती है कि यहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप हो। सपोज कोई ट्राइबल रीजन है और वहां के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने बहुत ही सस्ती जो लैंड है वो प्रोवाइड करा है, कि इंडस्ट्रीज अगर यहाँ पर लैंड को परचेज करती है या इंडस्ट्री यहाँ पर सेटअप होती है तो हम उनको बहुत कम रेट पर ये लैंड प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि अगर इंडस्ट्री यहाँ पर आएगी तो जो ट्राइबल्स हैं उनको उनका डेवलपमेंट होगा। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है जिसने अट्रैक्ट करा। वहीं पर अगर ये कहा जाए कि एग्जाम्पल लेते हैं गुड़गांव या दिल्ली का या नोएडा का या आपके आसपास के रीजन है, यहाँ पर अगर इंडस्ट्री सेटअप करनी है किसी इंडस्ट्री ने, तो ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्री है, क्राउड भी बहुत ज्यादा है, तो यहाँ की गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसी है कि जो जमीन है उनके रेट बहुत ज्यादा है या टैक्सेस है उस इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा पे करने पड़ेंगे, क्योंकि पहले से वहां पर बहुत सारी इंडस्ट्री है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी भी ऐसी होनी चाहिए जो अट्रैक्ट करे कि हाँ इंडस्ट्रीज यहाँ पर सेटअप हो। लास्ट वन इज एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। व्हाट इज दिस? दिस इज द न्यू वर्ड फॉर यू, एग्लोमरेशन इकोनॉमी। एग्लोमरेशन इकोनॉमी मीन्स जहां पर बहुत सारे इंडस्ट्रीज एक दूसरे से लिंक है, आपस में एक दूसरे पर डिपेंड है। इसको हम एक एग्जांपल के साथ में देखते हैं। सपोज करिए मुंबई में एक कॉटन टेक्सटाइल स्टैब्लिश हुई। कॉटन टेक्सटाइल में क्या होता है कि जो कॉटन का क्लॉथ है उसको बनाया जाता है, यार्न बनाया जाता है, देन फैब्रिक बनाया जाता है कॉटन का। तो अब यहाँ के जो आसपास के जो फार्मर्स हैं वो डिपेंड है कॉटन टेक्सटाइल पर, क्योंकि ये रॉ मटेरियल देके आते हैं कॉटन टेक्सटाइल पर, इनको अच्छा पैसा मिलता है। अब यहाँ पर कॉटन बॉल प्लकर है, मतलब बहुत सारे लोगों को इनडायरेक्टली काम मिल रहा है, कॉटन बॉल प्लकर है उनको काम मिल रहा है। उसके बाद में यहाँ पर सेटअप, क्योंकि कॉटन बनने के बाद में डाइंग का काम होता था, डाइंग कलर का काम होता था, तो डाइंग यहाँ पर एक इंडस्ट्री खुल गई जिसमें डाइंग किया जा रहा है कपड़े को। उसके बाद में डाइंग के लिए, कलर्स के लिए एक केमिकल इंडस्ट्री खुल गई जहां पर कलर्स बन रहे हैं। उसके बाद में पैकेजिंग, पैकेजिंग की जो कार्टन्स है या जो पैकेजिंग के लिए जो सामान चाहिए वो बनने लग गए एक इंडस्ट्री में। तो अब ये इंडस्ट्री, अब यहाँ पर पेरेंट इंडस्ट्री क्या थी? कॉटन टेक्सटाइल थी। और उसके बाद में ये सारी इंडस्ट्री इसलिए रन हो रही है क्योंकि कॉटन टेक्सटाइल को इनके सामान की जरूरत है, तो इंटरलिंक है ये आपस में एक दूसरे से। अब डाइंग को केमिकल चाहिए इसीलिए, एंड उसके बाद में पास में ही मार्केट एस्टेब्लिश हो गया। उसके बाद में यहाँ पर बैंक, फाइनेंशियल हेल्प के लिए बैंक खुल गए, इंश्योरेंस, जो लेबर्स आके रहने लगे तो इंश्योरेंस, उसके बाद में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब ये सारी चीजें हैं, ये एक दूसरे से लिंक हो गई है क्योंकि यहाँ पर एक पेरेंट इंडस्ट्री आई थी और इंडस्ट्री के साथ साथ बहुत सारी इंडस्ट्री उसको बेस बना करके यहाँ पर सेटअप हो गई और ये एक दूसरे की जो सर्विसेज हैं उनका फायदा उठा रहे हैं। सो इसे कहा जाता है एग्लोमरेशन इकोनॉमी। अब यहाँ पर अगर कोई इंडस्ट्री सेटअप होना चाहती है तो आसानी से सेटअप हो सकती है क्योंकि यहाँ पर उसको डाइंग की, केमिकल की और पैकेजिंग की फैसिलिटीज, इंश्योरेंस, बैंक्स, मार्केट सब कुछ यहाँ पर मिल रहा है, तो इसे ही कहा जाता है एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स। तो इंडस्ट्री वहां पर जाएगी जहां पर एग्लोमरेशन, बहुत सारी इंडस्ट्री हो जिनका वो यूज कर सके। सो दीज आर सम फैक्टर दैट अट्रैक्ट द इंडस्ट्रीज एंड दैट आर आइडल लोकेशन फॉर एनी इंडस्ट्री। Now we will discuss about the difference between the manufacturing industries and industries. हम इंडस्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को एज अ सिनोनिम यूज करते हैं, मतलब एक ही वर्ड मानते हैं कि इंडस्ट्रीज भी वही है जहाँ पर सामान बन रहा है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी वही है जहाँ पर कोई भी सामान बन रहा है। तो हिंदी में इसे कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को विनिर्माण उद्योग एंड इंडस्ट्रीज को उद्योग कहा जाता है। सो क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री? अभी हमने पढ़ा है टू मेक प्रोडक्ट्स बाय हैंड, कोई भी सामान है वो चाहे हम हाथ से बना रहे हैं, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि कोई सामान बन रहा है। मेड बाय मशीन्स, और मशीन का यूज करके बन रहा है, हाथ से कोई सामान बन रहा है या मशीन का यूज करके कोई भी सामान बना रहा है, दोनों ही मैन्युफैक्चरिंग में आएंगे, इसलिए उन्हें हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में कंक्लूड करते हैं। ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल
इनटू फिनिश्ड गुड्स। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वो प्लेसेस हैं जहां पर रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। रॉ मटेरियल का अपीयरेंस चेंज करके उसको फिनिश गुड्स बना दिया जाता है, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। एंड वैल्यू एडेड प्रोसेस फॉर सेल इन लोकल एंड डिस्टेंट मार्केट। अब ये क्या है? वैल्यू एडेड प्रोसेस। कोई भी प्रोडक्ट है वो एक प्रोसेस से गुजरता है और हर प्रोसेस में उस प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती हुई चली जाती है और फिर उस प्रोडक्ट को जब हम मार्केट में बेचते हैं तो वो सारी वैल्यू ऐड करके और तब हम उसकी जो प्राइस है वो फिक्स करते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल देखेंगे। सपोज करिए कॉटन से यान बना, यान से फैब्रिक बना मतलब कॉटन पीस बना और उसके बाद में गारमेंट्स बने। तो कॉटन जो था वो उस टाइम पर 20 रुपीज़ का था, यान बनने के बाद में वो 50 रुपीज़ का हो गया, फैब्रिक वो 200 का हो गया और वो जो गारमेंट है वो 500 का हो गया। तो यहाँ पर जो प्रोसेस हुई है रॉ मटेरियल को चेंज करना फिनिश गुड्स में, जो प्रोसेस हुई है हर प्रोसेस में वैल्यू ऐड होती हुई चली गई है। सो ये वैल्यू एडिशन प्रोसेस कहाँ हो रही है? ये हो रही है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में। सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आपको क्लियर है कि किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वैल्यू एडिशन हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है बाय हैंड एंड बाय मशीन, दैट इज द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। नाउ मूव टू द इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज मीन्स उद्योग। क्या होता है? जरूरी नहीं है कि एक बिल्डिंग है उसमें लोग मिलकर के काम कर रहे हैं उसे ही इंडस्ट्री कहा जाएगा। अ ज्योग्राफिकल लोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो जरूर है लेकिन यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज की हो रही है। मतलब इंडस्ट्री में जरूरी नहीं है कोई प्रोडक्ट ही बन के आ रहा हो, सर्विसेज भी प्रोड्यूस हो सकती है। कैसे? मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड्स अंडर अ मैनेजमेंट। एक लोगों का ग्रुप जब मिलकर के काम करे एक मैनेज्ड तरीके से, उनके पास में सारे रिकॉर्ड्स हैं एंड उन्होंने सारे अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स हैं, उनको एक मैनेज वे में ट्रेन करा हुआ है। जरूरी नहीं है वहां पर जो प्रोडक्शन हो रहा है सर्विसेज का वो एक ही कारखाने में, एक ही प्लेस में, एक ही बिल्डिंग में वो डिफरेंट वेज में हो सकता है। जैसे हम एग्जांपल लेंगे, यहाँ पर टूरिज्म इंडस्ट्री कहते हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री जो भी टूरिस्ट प्लेस हैं या टूरिस्ट आ रहे हैं उनसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनको हम टूरिस्ट इंडस्ट्री में काउंट करते हैं। एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जितने भी लोग हैं, आपके मूवीज बन रही हैं, सीरियल्स बन रहे हैं, एड्स बन रही है, कोई भी शो बन रहा है, कोई लाइव शो चल रहा है, दैट आर इन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। वो लोग सब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। मतलब एक मैनेज्ड वे में वर्क हो रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही है बट वो एक बाउंड होकर के किसी बिल्डिंग में रह करके किसी चीज का प्रोडक्शन नहीं कर रहे। सो दैट इज द इंडस्ट्री जहां पर ग्रुप ऑफ पीपल है, चाहे वो प्रोड्यूस करें किसका, सर्विसेज का, वो सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री वर्ड हम सेकेंडरी एक्टिविटीज के लिए यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये तो टर्शरी में भी एंटरटेनमेंट एंड टूरिज्म है, ये टर्शरी एक्टिविटीज में आते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सो इंडस्ट्री वर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टू ट्रांसफॉर्म द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। एक रॉ मटेरियल को चेंज करने में जितने भी लोग लगे हुए हैं वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से, जबकि इंडस्ट्री में एक ग्रुप है लेकिन वो किसी और चीज का प्रोडक्शन कर रहा है, वो एक अलग तरीके से प्रोडक्शन कर रहा है, वो सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहा है, दैट इज द इंडस्ट्री। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। In the chapter manufacturing industries, we read about the different type of industries. Now we read a special type of industry, that is footloose industry, जिसे हिंदी में कहा जाता है स्वच्छंद उद्योग। मतलब एक इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री है, एक फ्री इंडस्ट्री है। किस चीज को लेकर के फ्री है? देखिए, लोकेटेड वाइड वैरायटी ऑफ प्लेसेस। हमने पढ़ा था कि इंडस्ट्री उस जगह पर लोकेट होती है जहां पर उसको आसानी से मार्केट हो या रॉ मटेरियल हो या लेबर हो, लेकिन ये जो फुटलूज इंडस्ट्री है ये कहीं पर भी सेटअप हो सकती है। क्यों? ऐसा क्यों है? नॉट डिपेंड ऑन एनी स्पेसिफिक रॉ मटेरियल, ये किसी स्पेसिफिक रॉ मटेरियल पर डिपेंड नहीं होती है। उसका एग्जाम्पल देखते हैं। कहीं पर एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल में कार बन रही है, तो जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो डिफरेंट इंडस्ट्री से आ रहे हैं। मतलब यहाँ पर जो रॉ मटेरियल है वो डिफरेंट इंडस्ट्री से आ रहा है, एक ही इंडस्ट्री से नहीं आ रहा कि बस व्हील आ रहा है वो लगा दिए और कार, मतलब वो व्हील के ऊपर डिपेंड हो गई, नहीं, व्हील भी आ रही है, स्टीयरिंग भी आ रही है, ब्रेक भी आ रहे हैं, मशीन भी आ रही है, इंजन भी आ रहा है, बहुत सारी चीजें आ रही हैं। तो ये किसी एक स्पेसिफिक रॉ मटेरियल पर
डिपेंड नहीं है, और इनका जो रॉ मटेरियल है वो दूसरी इंडस्ट्री बना करके बेचती है। डिपेंड ऑन कंपोनेंट पार्ट्स, जो स्पेयर पार्ट्स हैं उनके ऊपर डिपेंड है ये। स्मॉल प्रोडक्शन है वो स्मॉल होता है, जैसे कंप्यूटर का अगर हम एग्जांपल लें तो कंप्यूटर की जहाँ पर असेंबलिंग हो रही है, जो हार्डवेयर बन रहा है उसके लिए स्मॉल प्रोडक्शन हो रहा है एंड स्मॉल लेबर, और लेबर भी कम ही चाहिए हैं। और ज़्यादातर, सभी नहीं, ज़्यादातर जो फुटलूज इंडस्ट्रीज हैं वो नॉन पॉल्यूटिंग, वो किसी तरह का पोल्यूशन क्रिएट नहीं करती, क्योंकि चीज़ों को असेंबल ही तो करना है इन्होंने, कोई प्रोसेसिंग तो ये कर ही नहीं रहे हैं। एंड इसके लिए सबसे मस्ट है, मतलब 1 मार्क्स से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि फुटलूज इंडस्ट्रीज है उसके लिए एक मस्ट नीड, एक मस्ट फैक्टर क्या है कि वहीं इसीलिए फुटलूज इंडस्ट्री होगी, उसके लिए है रोड नेटवर्क होना चाहिए, क्योंकि जितना भी रॉ मटेरियल आ रहा है वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आ रहा है और उसका कोई लॉस भी नहीं होना चाहिए, मतलब उनमें स्पेयर पार्ट्स हैं वो टूटने भी नहीं चाहिए, तभी कोई प्रोडक्ट बनेगा। सो रोड नेटवर्क इज द मस्ट, क्योंकि स्पेयर पार्ट्स आएंगे बहुत सारी जगह से, तो एक अच्छा रोड नेटवर्क होना चाहिए, तभी वो जो इंडस्ट्री है वो कहीं पर भी सेटअप हो सकती है, क्योंकि रोड नेटवर्क से वो जुड़ी हुई है। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द footloose industry, and this is all about today's session. I hope all of you understand these terms and read the chapter from your NCERT book. बेटा आप 12th क्लास में हैं एंड NCERT जो चैप्टर है, जो लाइन टू लाइन रीडिंग है, दैट इज मस्ट, आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी एक बार, एंड ऑनेस्टली फॉलो योर टाइम टेबल बनाइए, ऑनेस्टली उसको फॉलो करिए, और जो जितना भी आपका टाइम है वो स्टडीज़ के लिए आप स्पेंड करिए विदाउट वेस्टिंग अ मोमेंट। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़। थैंक यू।